सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 25 तारीख को 10th क्लास का सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम है। तो आपका पेपर किस प्रकार का रहेगा यह समझाने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जुलाई 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था वह डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। मैंने साइंस के एग्जाम से पहले भी आपके साथ 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए थे। इसलिए आप सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सोल्व कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू रिपीट हो जाएंगे। इसलिए मैं सोशल साइंस के लिए भी आपके साथ 3 या 4 प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा। यह पेपर जुलाई 2024 में सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए दिया था। बिना देरी किए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वर्जन दोनों साथ साथ ही दिखाऊंगा। सबसे पहले खंड का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत किन देशों ने की थी। इसका आंसर है ए, विकसित देश, मींस डेवलप्ड कंट्री। मैं यह भी बता दूं, विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो आपके पेपर में यह भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995 को। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। सबसे पहली बात, आपको मानव विकास सूचकांक क्या होता है यह पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी स्कूल जाने के संभावित वर्ष, और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, मानव विकास सूचकांक में 3 बातों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले जो होता है स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 पे शिक्षा यानी स्कूल जाने का वर्ष, और नंबर 3 जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय। तो आपके पेपर में यह भी पूछ सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। उसका उत्तर है डी, केरल। ये आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी और यह डेवलप्ड कंट्री ने स्टार्ट की थी। और ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन आंसर डी, केरला। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से संबंधित सही जोड़े के विकल्प का चयन कीजिए। अर्थव्यवस्था में आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के बारे में सुना होगा। एक बार पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। किसी अर्थव्यवस्था के 3 अहम क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि उत्पादों का उत्पादन होता है। यह सबसे अहम बात है बेटा, आपको यह बात नोट करनी है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस और जल आपूर्ति जैसी गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह बात भी नोट करनी है। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है कि लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में और स्टील का इस्तेमाल वाहन बनाने में किया जाता है। तृतीय क्षेत्र व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं और बीमा जैसी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं। तो ये आपको अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में जानकारी मैंने दे दी। इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। अब अपना प्रश्न देखते हैं कि आपको सही जोड़े का चयन करना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र खनन मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल सही है।
फूलों की खेती द्वितीयक, गलत है क्योंकि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मत्स्य, मत्स्य भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यह गलत है। और मधुमक्खी पालन, यह भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो गलत है। तो हमारा उत्तर बन जाता है ए, जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अधिक मात्रा में पूरा करता है? और इसका उत्तर है सी, साहूकार। बेटा गांव के लोग ऋण लेने के लिए साहूकार के पास जाते हैं, वो बैंक में जाने से कतराते हैं और गांव के अंदर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध भी नहीं होती। तो उत्तर है सी, साहूकार। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है? बेटा बैंक, आप लोग देखते हैं हमें ऋण देते हैं, तो बैंकों की जो इनकम आय होती है वो उन्हें जो कर्जदार के ऋण से ब्याज के रूप में आय मिलती है, वही मुख्य उनका स्रोत है। तो उत्तर इसका बन जाता है सी, कर्जदार से ऋण के ब्याज के रूप में प्राप्त धन। प्रश्न नंबर 6, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था? आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा या अपनी बुक में पढ़ा होगा। इसका आंसर है सी, सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र द्वारा आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। मतलब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक एफिडेविट देना होगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आंसर आपका सी बन गया। प्रश्न नंबर 7, भारत में विधायी अधिकारों की समवर्ती सूची से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा समवर्ती सूची होती क्या है, पहले यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप विकल्प चुन पाएंगे। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर 3 सूचियां बनाई गई हैं। मैं पहले आपको वो तीनों सूची दिखाता हूं कौन कौन सी हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले है संघ सूची, जिसे केंद्र की सूची भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख विषय है रक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे और संचार। दूसरी है राज्य सूची, जिसके प्रमुख विषय हैं सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी यानी कृषि। तीसरी है समवर्ती सूची, इसके प्रमुख विषय हैं न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन। तो आप देख सकते हैं ये 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप अपने उत्तर का चयन करें। अब यहाँ जो उत्तर है, उत्तर बनेगा डी, शिक्षा, वन, विवाह और गोद लेना, ये सभी विषय समवर्ती सूची में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बहुसंख्या में है? बहुसंख्या मीन्स अधिक संख्या में है। तो इसका उत्तर है ए, सिंहली। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार देख लें, प्राइमरी सेक्टर का जो एग्जाम्पल दिया था, आंसर ए, माइनिंग। इसी तरह आप आगे वाले प्रश्न भी देख लें और इनके आंसर जो मैंने ऑप्शन दिए थे वही आपको मार्क करने हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से संघीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आपको संघीय राजनीतिक व्यवस्था का पता हो। तो पहले मैं आपको बताता हूं संघीय राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। अगर आप अपने देश के बारे में सोचें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे देश में जो सत्ता है वह केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। एक आप लोग पीएम चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और अपने राज्य पे आप सीएम चुनते हैं। तो हमारे देश में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी जो सत्ता है वह केंद्र और राज्यों के बीच बटी है, तो वहां पर भी संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, इन दोनों देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। तो आपका उत्तर बनेगा डी, केवल 1 व 4। प्रश्न नंबर 10, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? बेटा आपको यह तब पता होगा जब आप ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि संघवाद में देश की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। इसी तरह जो सरकार है वह अलग अलग सत्रों के बीच सत्ता का बंटवारा करती है। भारत में जो सत्ता है वह ऊर्ध्वाधर
रूप में चलती है। यहाँ पर केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार है और यहाँ पर स्थानीय निकाय भी हैं, जैसे आपकी पंचायतें होती हैं। तो यहाँ पर सत्ता का विभाजन ऊर्ध्वाधर हो गया है। छोटे स्तर पर स्थानीय स्वशासन, उससे थोड़ा ऊपर स्तर पर राज्य सरकारें और उससे ऊपर केंद्र सरकार। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? तो आंसर हमारा बन जाएगा डी, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। प्रश्न नंबर 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अब आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? यह कथन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में सत्ता के सभी साझेदार होते हैं, किसी एक की बपोती नहीं होती। अब इसका कारण दिया गया है, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह सरकार में जुड़ते हैं। यह कथन भी सही है और यह ऊपर वाले कथन की सही व्याख्या है, क्योंकि सत्ता में जब सबकी साझेदारी होती है तो लोकतंत्र बन जाता है और यही लोकतंत्र की आत्मा है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? उत्तर ए बन जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का पता होगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो पहले एक बार मैं आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं बेटा यह दिखा देता हूं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं उनके नाम आप यहां देख सकते हैं। ऐसे स्रोत जो हम सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं उन्हें परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप विद्युत, जल विद्युत, लकड़ी, उपले। ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो आप सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, ऐसे साधन जो हम नए समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये सभी, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा मुझे डाउट है बेटा गैर परंपरागत में नहीं आएगा। जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते, ये कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए ये आज के समय में ज्यादा महत्व रखते हैं। तो अब अपना प्रश्न देखते हैं। आप देख लीजिए, आपको गैर परंपरागत स्रोत बताना है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम मैंने आपको बताया था ये परंपरागत स्रोत है। तो भूतापीय ऊर्जा आपका उत्तर बन जाएगा आंसर डी, यह एक गैर परंपरागत स्रोत है। ध्यान रखना बेटा, आपके पेपर में परंपरागत भी पूछ सकते हैं, तो आपको इन सबके एग्जाम्पल याद करने हैं। ये इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए एक बार आप, इनके आंसर वही रहेंगे बेटा, ऑप्शन वही रहेंगे जो ऊपर हिंदी मीडियम में मैंने बताए थे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार इन क्वेश्चंस को देख लें और अपने आंसर्स को नोट कर लें। आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रोपण कृषि की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए रोपण कृषि क्या होती है। कृषि की वह पद्धति जिसमें एक ही फसल को बहुत ही बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है। तो पहली बात, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जब एक ही फसल को उगाते हैं तो बेटा वहां पर बहुत ज्यादा पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो दूसरी बात, अत्यधिक पूंजी आधारित कृषि है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यह गलत है। और खाद्यान्न फसलें इस प्रकार की कृषि की प्रमुख फसलें, यह भी गलत है। मैं आपको बता दूं, रोपण कृषि में कौन कौन सी कृषि आती है? चाय, कॉफी, रबड़, कपास, ये सभी रोपण कृषि की फसलें हैं। खाद्यान्न में अन्न वाली फसलें आती हैं, वो रोपण कृषि में नहीं आती। तो बेटा आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? फसल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या बनेगा हमारा? इसका उत्तर बनेगा 1 और 2 सही है, तो आंसर हमारा बन गया 1 ए। प्रश्न नंबर 14, वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से प्रचलित है? वर्षा जल संग्रहण मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और टांका एक प्रथा का नाम है जिस तरीके से जल को भंडारित किया जाता है, और यह राजस्थान में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 15, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये
अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है, यह बात बिल्कुल सही है। उसका कारण दिया गया है, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। मतलब वन और वन्य जीवों का अगर हम संरक्षण करेंगे तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी। बिल्कुल सही है बेटा, इसीलिए हमें संरक्षण करना होता है। तो जो कथन ऊपर दिया है यह कारण उसका सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और एक कारण भी सही है। तो उत्तर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया। इसका उत्तर है ए, 1878 में यह पारित किया गया था। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है यह भी मैं आपको बता दूं। अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था, ताकि हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको छीन लिया जाए और जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं वो अपनी बातों को प्रकाशित ना कर पाए, ताकि लोगों तक बातें ना पहुंच पाए, इसलिए यह एक्ट लागू किया गया था। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना पेपर देख लें। आंसर आपके ऑप्शन सेम है। आप एक बार प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आपके लिए भी ये प्रश्न पत्र इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर भी इसमें से रिपीट हो सकता है। यह कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं जो जुलाई 2024 में सीबीएसई ने लिया था। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में होने वाला कार्य अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के नाम गिनवाए थे। अब अगर आपको पता है तो पहले आप इसका आंसर बताएं, उसके बाद मेरा उत्तर सुनना। बेटा आप देख रहे हैं इस चित्र में एक महिला और एक पुरुष कृषि कर रहा है। आलू आपको टोकरी में दिखाई दे रहा है, सब्जियां निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, और जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि शामिल है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, तो आपका उत्तर बनेगा प्राथमिक। अब जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए इस प्रश्न के स्थान पे अलग प्रश्न दिया गया है। पशुपालन अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने बेटा आपको उस टाइम बताया भी था कि कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आते हैं। तो इसका उत्तर भी ए बन जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको उन्हें काल क्रमानुसार लगाना है। आपको पता होना चाहिए काल क्रमानुसार होता क्या है। बेटा काल क्रमानुसार होता है कि जो घटना पहले हुई पहले वो बताओगे, उसके बाद वाली घटना, और जो घटना सबसे अंत में हुई उसको अंत में रखोगे। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना आपको पता होगा यह 1930 में हुआ था। बेटा आपसे अगली बार यह भी पूछ सकते हैं दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1930 में। अब आगे है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। फिक्की की स्थापना, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जिसको फिक्की कहा जाता है, इसका गठन हुआ था 1927 में। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था यह सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला था। तो सबसे पहले आ गया 1927, तीसरा ऑप्शन फिक्की का गठन। तो तीसरा ऑप्शन पहले नंबर पे केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा उत्तर बन जाएगा। आपको सभी के ईयर याद करने हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आप अपना एक बार क्वेश्चन नोट कर ले बेटा। आंसर आपका सेम ऑप्शन रहेगा जो मैंने हिंदी मीडियम में बताया था। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों यानी राष्ट्रों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें 3 देश थे जो उसकी धुरी यानी एक्सिस पावर कहलाए थे, और तीनों देश थे उत्तर डी, जर्मनी, जापान और इटली। आपको यह भी पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराने के बाद हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए थे, तब इस युद्ध का अंत हुआ था। प्रश्न नंबर 20, 19वीं शताब्दी में उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
बेटा इसका उत्तर है बी, वस्तुओं तथा पूंजी के आवागमन पर राज्यों के नियंत्रण की समाप्ति। तो ये मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको एक बार बाकी के प्रश्न भी दिखा देता हूं, आप उनके उत्तर देखने का प्रयास करना। और अगर आपको इस पेपर की मार्किंग स्कीम यानी आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैं आपको वहां पर इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की आंसर की शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें, वहां से आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। ये मैंने आपके साथ जुलाई 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर शेयर कर दिया है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। उन सभी दोस्तों के पास इसको भेज दो जो 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एक केस दिया गया है, आपको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। ये मानचित्र पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके लिए मानचित्र दिया गया है। तो मैंने बेटा डिटेल में पूरा पेपर शेयर कर दिया आपके साथ, और एमसीक्यूज पे मैंने डिटेल में चर्चा की है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।